एक प्रोग्राम होने वाला है जिसके लिए हमें कपड़े की जरूरत है। क्या आप हमें अपने कपड़े की क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग दिखा सकते हैं? वह मैनेजर एक 50 साल का आदमी था। उसने बड़े ही प्यार से कहा, जी जरूर। वैसे भी हमारी फैक्ट्री में बहुत कम ही लोग आते हैं। अब तो लगता है ये काम जल्दी बंद हो जाएगा। वीरा ने कहा, क्या कोई बड़ी कंपनी आपके साथ काम नहीं करना चाहती? मैनेजर ने उस छोटी सी बच्ची को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लोगों को ब्रांड दिखता है, काम नहीं। हमारे कारीगर अपने हाथों से कपड़ों को बनाते हैं। यहाँ काम कर रहा हर इंसान एक परिवार है। ये फैक्ट्री हम सब ने मिलकर शुरू की थी, पर धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती गईं और आज हम यहाँ हैं। वीरा उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसने शिव को देखा और कहा, शिव, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। शिव ने यस मैम कहा और अपने लैपटॉप में कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगा। वह एक ऑलराउंडर इंसान था। रावी और वीरा के साथ रहते रहते उसे अच्छे से पता चल गया था कि उसे कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है, इसीलिए वह तैयार रहता था। मैनेजर अपने केबिन में बैठे उन 3 लोगों को नासमझी में देख रहा था। शिव ने मैनेजर से पूछा, क्या आपके यहाँ प्रिंटर है? मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था, जिसे वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। उसने शिव को देखकर कहा, सर, आप श्योर हैं इस पर? रावी ने कहा, हम आपकी मेहनत को आगे ले जाना चाहते हैं, तो अच्छे अंकल आप साइन कर दो। मैनेजर को यह तो समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन हैं, पर इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर उसकी आंखों में पानी जरूर आ गया था। उसने जल्दी से साइन करा और उसे आगे के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए भेज दिया। वीरा खड़े होते हुए कहने लगी, ठीक है, अगली बार शिव ही आपसे बात करने आएंगे। मैनेजर खड़ा हुआ और उन दोनों की सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, आप दोनों फरिश्ता हो, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। वीरा ने बिना किसी भाव के उस मैनेजर को देखा और कहा, मैंने आपकी नहीं, आपके काम की मदद की है, और यह सिर्फ मैंने अपनी कंपनी के लिए किया है। यह कहकर वह चली गई। रावी मुस्कुराते हुए मैनेजर को देखकर कहने लगी, दी ऐसी ही है, वह अपनी इमोशन किसी को नहीं दिखाती, तो आप बुरा मत मानिए। ओके, बाय। फिर वह तीनों कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। अब तक धैर्य भी घर आ चुकी थी। जब उसने वीरा और रावी को शिव के साथ आते हुए देखा तो उसने पूछा, हमें बताइए, आपके साथ कहाँ गई थी? धैर्य के हाथ अपनी कमर पर थे और वह उन तीनों को गुस्से में घूर रही थी। वीरा और रावी तो एक पल के लिए डर गए। आखिर थी तो वह दोनों की मम्मी। शिव ने कहा, धैर्य जी, वह मैं इन्हें थोड़ा घुमाने ले गया था। ये पहली बार आई है ना, देहरादून, इसीलिए। धैर्य ने शिव को देखा और कहा, देखिए, हम नहीं जानते कि आप इन्हें कहाँ ले गए थे, पर अगली बार से आप हमारी दोनों बेटियों को कहीं नहीं ले जाएंगे। और आप दोनों ध्यान से सुनिए, खबरदार, जो हमसे बिना कुछ कहीं गई तो यह कहते हुए वह घर के अंदर चली गई। रावी ने धीरे से कहा, मम्मा इतने गुस्से में क्यों हैं? वीरा घर के गेट को देखते हुए कहने लगी, हम उनकी हर परेशानी में नहीं जा सकते, कुछ उन्हें खुद हल करनी पड़ेगी। ये कहते हुए वह अंदर चली गई। शिव उन दोनों लड़कियों को देख रहा था जो बच्चे कम और अपनी मम्मी की माँ ज्यादा लग रहे थे। फिर मुस्कुराते हुए वह भी अपने फ्लैट में चला गया। रात के समय वायु, सिद्धार्थ और तेजस ओपन गेट नाइट क्लब में बैठे थे। तेजस लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था और लड़कियां तो अपने सामने 3 इतने हैंडसम लोगों को देखकर पागल ही हुई जा रही थीं। उनमें से हर लड़की उनके पास आना चाहती थी, पर वहां बैठे एक इंसान का और उनके कदम अपनी जगह पर रोक दे रहा था। वायु अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक को घूर रहा था। उसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक पेट पहनी हुई थी, जिसमें वह पूरी तरह एक डेविल लग रहा था। ये नाइट क्लब भी वायु का ही था। वायु अपना काम हर जगह फैला कर रखता था। देहरादून में कई ऐसी चीजें थीं जो सिर्फ राजवंश कॉरपोरेशन ने ही बनाई हुई थीं। ये वहां का सबसे फेमस नाइट क्लब था। सिद्धार्थ, जो कि कब से वायु को नोटिस कर रहा था। तेजस के जाने के बाद उसने वायु से कहा, अब क्या हुआ है? वायु ने कहा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आजकल हो क्या रहा है। उसने एक लंबी सांस लें और अपने हाथ में पकड़ी और ड्रिंक पी ली। जब से उसने उस बस में वो नीली आंखें देखी थीं, उसे सिर्फ अपने सपने याद आ रहे थे। हर्ष और ज्योति को घर छोड़ने के बाद तुरंत वहां से निकल गया था और तब से सिद्धार्थ और तेजस को अपने साथ इस नाइट क्लब में बैठा हुआ था।
सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़ी बियर का ग्लास उसकी आंखों के सामने हिलाते हुए कहा, भाई, तू बहुत सपने देखता है, पर अभी तू सोया नहीं है। तो जल्दी बता मुझे क्या हुआ है। वायु ने कहा, आज मैं हर्ष को लेने गया था, तो मुझे वहां की स्कूल बस में दो बच्चे दिखाई दिए। नहीं, दो लड़कियां दिखाई दी। दोनों ने ही मास्क लगाया था, पर उनकी आंखें, ये वही आंखें हैं जो मुझे धैर्य के साथ सपने में दिखती है। सिद्धार्थ ने उससे कहा, भाई, तो बहुत ज्यादा सोचने लगा है। तुझे तेरी एंजल मिल तो गई है ना? वायु ने कहा, बात वह नहीं है, यह ढेरिया के बारे में ही है। उसका सपने में आना एक अलग बात है, और उन दो बच्चों का सपने में आना अलग बात। आज जिन दो बच्चों को मैंने देखा, उनकी आंखें बिल्कुल मेरे सपने के जैसी थीं। सिद्धार्थ, मैं क्या करूं? सिद्धार्थ वायु की हालत समझ रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कहा, सब टाइम पर छोड़ दे। आई थिंक धीरे धीरे सब कुछ तेरे सामने खुद आ जाएगा। जस्ट वेट एंड सी कि आगे क्या होने वाला है। वैसे तूने बताया नहीं, तुम्हारी दूसरी मुलाकात कैसी रही? मैंने दूर से देखा, धैर्य के गाल बड़े गुलाबी दिख रहे थे। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था तूने? ये कहते हुए वो शरारती तरीके से मुस्कुराने लगा था। सिद्धार्थ की बातें सुनकर वायु को कल वाला इंसिडेंट याद आ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी धैर्य की खुशबू आ रही है। उसने कुछ नहीं कहा और सामने देखने लगा, जहां तेजस कुछ लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वायु धैर्य से नहीं मिला। धैर्य ने भी इस बात से ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर कंपनी का बॉस उससे क्यों ही मिलेगा? इस बीच धैर्य पर काम का लोड बढ़ते ही जा रहा था। आज ऑफिस में सारे स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी गई थी। बड़े से हॉल में कई सारी सीट्स रखी थीं, जहां सारे एम्प्लॉयज और एग्जीक्यूटिव बैठे थे। स्टेज इस समय खाली था। धैर्य ने अपने बगल में बैठी लड़की से पूछा, हम सबको यहाँ हॉल में क्यों बुलाया गया है? उस लड़की ने कहा, यहाँ पर हमारे कंपनी के सीईओ और बाकी मेंबर सबके काम को अप्रिशिएट करने के लिए स्पीच देते हैं, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है तो उसके बारे में अनाउंसमेंट भी यहीं होती है। वायु सर की फैमिली इसमें शामिल होती है। वह दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी स्टेज पर कुछ लोग आए। धैर्य ध्यान से स्टेज की तरफ देखने लगी। उसने देखा, एक औरत जिसने सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी। वह बहुत ही सलीके से स्टेज पर चढ़कर आई। वायु ने उनका हाथ पकड़कर आ रहा था। उनके पीछे एक आदमी था जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। उन तीनों के स्टेज पर आने के बाद उम्रदराज महिला भी ऊपर आई, जो किसी रानी की तरह दिख रही थी। उनके साथ तेजस भी था, साथ ही कंपनी के कुछ हेड भी। वह सब आकर स्टेज पर बैठ गए। सारे एम्प्लॉयज ने खड़े होकर उनका वेलकम किया। नीचे काफी अंधेरा था, इसीलिए किसी भी एम्प्लॉय की शक्ल देख पाना थोड़ा मुश्किल था। पर ना जाने कैसे, जब से वायु स्टेज पर चढ़ा था, उसकी नजर बस धैर्य पर ही थी। उसने मन ने कहा, तुमसे 4 दिन से नहीं मिला हूं। ऐसा लग रहा था कि 4 साल हो गए हैं। वह अपने ख्यालों में ही था कि तभी तेजस ने उससे कहा, भाई, आपको वह लड़की दिख रही है। वायु समझ गया कि तेजस किसकी बात कर रहा है और उसे घूर कर देखने लगा। तभी करण आगे आकर कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ हमारे सीईओ वायु राजवंश का पूरा परिवार यहाँ पर है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से व्यवहार करेंगे और बातों पर ध्यान देंगे। फिर वह जाकर साइड में खड़ा हो गया। तभी निर्मला देवी उठकर खड़ी हुई और हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करने लगी। फिर उन्होंने माइक लेकर कहना शुरू किया, हम आज जहाँ खड़े हैं, वहां खड़े होकर हमें खुशी और गर्व दोनों हो रहा है। हमारे पोते ने हमारी इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, और अगले महीने इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। एक छोटे से कारखाने को लेकर जो हमने चलना शुरू किया था, आज यूं इस बड़े से स्टेट में बदल गया है। आशा करते हैं आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। इतना कहकर वह जाकर बैठ गई। तभी वायु के पिता खड़े हुए और उन्होंने कहा, इसी के साथ में एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट करने वाली है, जिसका नाम एंजल क्लॉथ्स है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी क्लोथ्स के बिजनेस में काफी एक्टिव है, और इस बार के होने वाले फैशन शो में हम हमारे इस एंजल क्लॉथ्स को सबके सामने लेकर आने वाले हैं। इसमें हम इस साल के कपड़ों को डिजाइन करने वाले हैं जो कि फेरी वर्ल्ड से रिलेटेड हो। यह आइडिया वायु का है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें उसका साथ दें। दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस गाइज, बी रेडी।
इतना कहकर वह बैठ गए। अब सबकी नजर सिर्फ वायु पर थी। क्या वह कुछ बोलेगा? वायु खड़ा हुआ और उसने कहा, हम कंपनी में ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने वाले हैं जिन्हें फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हो। जरूरी नहीं है कि वह किस डिपार्टमेंट से है। पॉइंट यह है कि आप अपने काम को लेकर पैशनेट हैं कि नहीं। यह कहकर वह बैठ गया। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद सब उठकर ताली बजाने लगे। सब लोग काफी खुश थे, इस नए प्रोजेक्ट को लेकर भी और कंपनी को 100 साल पूरे होने वाले हैं इस बात को लेकर भी। धैर्य, जो कि ध्यान से सब सुन रही थी, उसके बगल में बैठी लड़की ने उसे गले लगा लिया और कहा, यार, यह तो मेरा सपना था। मैं इसमें पक्का भाग लूंगी। धैर्य ने उससे कहा, हमें उम्मीद है आपको चुना जाएगा। वह लड़की उससे अलग हुई और हाथ मिलाते हुए कहने लगी, हाय, मेरा नाम जानवी है। धैर्य ने भी उससे हाथ मिलाकर कहा, हमारा नाम धैर्य है। थोड़ी देर बाद हॉल खाली होने लगा। सब बाहर जा रहे थे। बाहर एक लंबे से कॉरिडोर से होकर सब अपने अपने कामों में जा सकते थे। धैर्य का दुपट्टा दरवाजे से अटक जाने के कारण वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि ऊपर लगी एक पेंटिंग कृपा जी पर गिरने वाली थी। उसने अपना दुपट्टा वहीं छोड़ा और दौड़ कृपा जी को धक्का देकर दूर गिरा दिया और वह पेंटिंग धैर्य के कंधे से टकरा गई। दर्द के कारण धैर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहां से गुजर रहे लोगों ने सिर्फ यह देखा कि धैर्य ने कृपा जी को धक्का दिया था। निशा ने धैर्य के कंधे से उसे पकड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृपा राजवंश के साथ ऐसा करने की? वहां पर उनके बॉडीगार्ड भी आ चुके थे और मामला थोड़ा गंभीर होने लगा था। धैर्य को इतना दर्द हो रहा था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और निशा उसके उसी हाथ को कस के दबा रही थी जिसमें उसे चोट लगी थी। तभी वहां भीड़ में से कोई आगे आया और कृपा जी को उठाकर खड़ा करने लगा। फिर वह इंसान धैर्य के पास जाने लगा। निशा, जो अब तक धैर्य का हाथ पकड़कर खड़ी थी, वह साइड में हो चुकी थी। धैर्य ने अपनी नजरें नीचे कर रखी थीं। वह इंसान धैर्य के साइड से निकलकर आगे चला गया, जिससे निशा थोड़ी निराश हो गई, पर थोड़ी देर में वह वापस आया और उसके हाथ में धैर्य का दुपट्टा था। उसने वह दुपट्टा उसे अच्छे से उठाया और पीछे मुड़कर गार्ड से कहने लगा, सब चेक करो। इतना सुनकर कुछ लोग सीसीटीवी रूम में तो कुछ लोग बाहर जाकर चेक करने लगे। सब कुछ शांत हो चुका था। धैर्य अभी भी नजरें नीची करके ही खड़ी थी। तभी कृपा जी आगे आई और कहने लगी, बेटा, हमें देखो। धैर्य ने अपनी भरी हुई नजरों से अपने सामने खड़ी औरत को देखा। कृपा जी ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, आपका शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली। वह काफी बड़ी पेंटिंग थी। अगर वह कृपा जी पर गिर जाती तो उन्हें एक सीरियस इंजरी हो सकती थी। धैर्य ने ना में सिर हिला दिया। तभी कृपा जी की नजर उसके हाथ पर गई, जहां से खून के बह रहा था। उन्होंने साइड में खड़े उस लड़के से कहा, वायु देखिए, इन्हीं चोट लगी है। वायु, जो अब तक शांत था, उसकी नजर जैसे ही धैर्य के हाथ पर गई, उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। उसने गुस्से से निशा की तरफ देखा, क्योंकि निशा ने ही उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वहां से और खून बहने लगा। निशा ने जब अपने ऊपर वायु की ऐसी नजर महसूस की तो वह डर से कांप उठी। उसने डरते हुए कहा, मम म मुझे लगा इसने जानबूझकर किया है। उसने इतना ही कहा था कि वायु ने धैर्य का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट से अपने केबिन में ले जाने लगा। वहां खड़ा हर शख्स हैरानी से ही नजारा देख रहा था और सबसे ज्यादा हैरान कृपा जी और निर्मला देवी थी। वायु के वहां से धैर्य को ले जाने के बाद निशा बुत बनकर खड़ी थी और कृपा जी और निर्मला देवी घूर कर करण को देख रही थी, जो उनके सामने खड़ा था। करण की तो हालत खराब हो रखी थी, क्योंकि वह जानता था कि अब उस पे सवालों की बरसात होने वाली है। इससे पहले कि दोनों कुछ कहती, वैभव जी वहां आ गए। उन्हें भी यहां हुए हादसे का पता चल गया था। उन्होंने कृपा जी के पास जाकर कहा, आपको कोई चोट तो नहीं आई है? दिखाइए हमें। ये कहते हुए वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगे तो कृपा जी ने कहा, नहीं, हमें एक नेक बच्ची ने बचा लिया। ये कहते हुए उन्हें ध्यान आया कि उन्हें करण से कुछ पूछना था। जैसे ही उन्होंने सर घुमाया तो करण वहां से गायब हो चुका था। कृपा जी ने निर्मला देवी की तरफ देखा तो उन्होंने हताशा में अपना सर हिला दिया। वैभव जी के आने पर जैसे ही कृपा जी और निर्मला जी ने अपना चेहरा उनकी तरफ किया था,
कर्ण तुरंत वहां से गायब हो गया था। इधर वायु के केबिन में वायु ने धैर्य को धीरे से सोफे पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा। धैर्य का हाथ इतना दर्द कर रहा था कि उसे अभी भी होश नहीं था कि वह कहाँ है। पर जैसे ही उसने उस जगह को ध्यान से देखा, उसे समझ आया कि वह अपने बॉस के केबिन में है। वह उठकर खड़ी हुई और बाहर जाते हुए कहने लगी, सर, हमें माफ कीजिए, पर हम चलते हैं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। वायु, जो कि फर्स्ट एड किट हाथ में लेकर खड़ा था, उसने घूरकर धैर्य को देखा और उसे वापस सोफे पर बैठने को कहा। वायु की इस तरह घूरने से धैर्य डर गई और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। वायु उसके पास आया और उसका दुपट्टा एक साइड हटाकर उसके घाव को देखने लगा। घाव सच में थोड़ा सा गहरा था। वह धीरे धीरे एंटीसेप्टिक से उसे साफ करने लगा। धैर्य के हाथ में जलन होने लगी, जिसके कारण उसने अपनी मूठियां बंद कर लीं और आंखें भी भींच लीं। वायु ने जब उसका चेहरा इतने दर्द में देखा तो हो दवा लगाते हुए धीरे धीरे उस पर फूंक मारने लगा। वायु की गर्म सांसें अपने हाथ पर महसूस होती हैं। धैर्य सिहर उठी। उसने अपना सर उठाकर वायु को देखा, जो ध्यान से उसके हाथ पर दवा लगा रहा था। तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, क्या तुम ध्यान से नहीं रह सकती थी? कितनी चोट आ गई है। शांति से बैठी रहो जब तक दवा ना लगे। थोड़ी देर बाद घाव पर पट्टी करने के बाद वायु ने धैर्य को पानी दिया। धैर्य ने एक सांस में वह पूरा गिलास खाली कर दिया। तभी केबिन का गेट खुला और करण कुछ डॉक्टर के साथ अंदर आया और वायु से कहने लगा, सर, डॉक्टर आ गए हैं। वायु खड़ा हुआ और घूरकर डॉक्टर को देखते हुए कहने लगा, क्या फीमेल डॉक्टर नहीं मिली? करण ने घबराते हुए बोला, सर, हॉस्पिटल से यही आप आए। और मन में कहने लगा, डॉक्टर से इतना नहीं जलते सर, वह तो मैम का इलाज करने आए हैं। इधर दूसरी तरफ धैर्य ने जब से डॉक्टर को देखा था, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे डॉक्टर से बहुत डर लगता था। उसके साथ हुए 7 साल पहले के हादसे के बाद उसे हर डॉक्टर बुरा ही लगता था। अहाना भले ही उसे कितना ही समझाती थी कि उसका यह सब वहम है, पर वह अपने दिमाग से वो सब निकाल नहीं पाती थी। डॉक्टर धीरे से धैर्य के सामने आया और कहने लगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा वरना इन्फेक्शन हो सकता है। इंजेक्शन का नाम सुनते ही धैर्य सोफे से उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, हम नहीं लगाएंगे इंजेक्शन, उस सुई को हमसे दूर रखिए। ये कहते हुए वह पीछे जाने लगी थी। उसकी शक्ल बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। वायु ने जब उसे ऐसे देखा तो उससे कहने लगा, बच्चे जैसे बिहेव मत करो, इधर आओ। धैर्य लगातार अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। वायु उसके पास गया और खींचकर उसे अपने साथ बिठाते हुए कहने लगा, मेरी तरफ देखो। धैर्य ने अपनी भरी हुई आंखों से वायु की तरफ देखा। वायु की नीली और शांत आंखें धैर्य शांत हो रही थीं। वायु ने उससे कहा, तुम डरो मत, वह तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगा रहे। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम उस कंपटीशन में भाग ले रही हो? धैर्य ने कहा, क्या हम ले सकते हैं? पर हमें इतने अच्छे कपड़े बनाना नहीं आता। वायु ने कहा, मुझे दिखाना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अच्छा है कि नहीं। धैर्य वायु से बात करने में इतना गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि डॉक्टर ने कब उसे इंजेक्शन लगा दिया। वायु ने डॉक्टर को और करण को अपनी आंखों से बाहर जाने का इशारा कर दिया। तभी धैर्य ने देखा कि उसके हाथ पर एक छोटा सा निशान है और उसे पता चला कि उसे इंजेक्शन लगाया गया है। वो मुंह फुलाकर वायु की तरफ देखने लगी। उसके गाल थोड़ी से लाल हो गए थे, पर इस समय वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसने कहा, आप बहुत बुरे हैं, आपने हमसे झूठ बोला, हम जा रहे हैं। आप यह कहते हुए वह उठकर जाने लगी। वायु ने उसका हाथ खींचा और उसे अपनी तरफ घुमाकर उसका दुपट्टा ठीक करते हुए कहने लगा, झूठ नहीं बोलता तो तुम इंजेक्शन नहीं लगाती। धैर्य एकटक उसे देखे जा रही थी। तभी उसे वायु की आवाज आई, ठीक है, तुम जाओ, वैसे भी इस समय ऑफिस खत्म होने वाला है, करण तुम्हें बाहर तक छोड़ देगा। धैर्य मना करना चाहती थी, पर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और बाहर चली गई। वायु काफी देर तक दरवाजे को देखता रहा। फिर उसके चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो गए। जो नरमी उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले थी, अब वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा एक डेविल की तरह लग रहा था, जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता हो।
अगर धैर्य उसे ऐसे देख लेती तो वह तो पक्का बेहोश हो जाती। इधर धैर्य को टैक्सी तक छोड़ने के बाद जब करण अंदर आया तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो सीधा चलकर निशा के पास आया, जो अभी भी ऑफिस में थी। करण उसके सामने खड़े होकर कहने लगा, मिस निशा, क्या आप ये बॉक्स को पकड़ेगी? ये कहते हुए उसने बिना देरी किए वो बॉक्स उसके हाथ में रख दिया। निशा, जो कब से सदमे और गुस्से में थी, अचानक अपने हाथ में आए उस भारी से बॉक्स को देखने लगी। तभी अचानक उसके हाथों में तेज दर्द हुआ। उसे अपने हाथों में कुछ गर्म और गीला महसूस हुआ। जैसे ही उसने नजरें नीचे की, उसे उस सफेद फर्श पर लाल खून दिखाई दिया। उसने वो बॉक्स नीचे फेंक दिया और अपने हाथों को देखने लगी। उसके हाथ बुरी तरह खून से सने हुए थे। उसने आंसू भरी आंखों से करण को देखा, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। उसका ऐसा ठंडा चेहरा देखकर निशा के मुंह से आवाज ही नहीं निकली, पर वो जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्या किया और क्यों किया। तभी करण की आवाज आई, आपने मिस धैर्या को नुकसान और दर्द देने की कोशिश की। ये तुम्हारी सजा है। उस बॉक्स में ब्लेडस लगे थे, जिससे तुम्हारे हाथों का ये हाल हुआ। जैसे तुमने मिस धैर्या को इसी हाथ से दर्द दिया है, यू डिजर्व दिस। निशा बहुत गुस्से में थी। उसने दांत पिसते हुए करण से कहा, सर, आपने ये सही नहीं किया, उस कल की आई लड़की के लिए। उसने इतना ही कहा था कि करण उसकी बात बीच में काटते हुए कहने लगा, मिस निशा, बेहतर होगा तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो, वरना तुम्हें इससे ज्यादा झेलना पड़ सकता है। निशा ये सब सुनकर बुरी तरह कांप उठी थी, पर उसके दिल में धैर्य के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। जब धैर्य घर पहुंची तो वह थोड़ी उलझी हुई थी। उसने खुद से कहा, जब से कंपनी में काम कर रहे हैं, सबको सर का नाम सुनकर डरते हुए देखा है, पर हमें तो वह बिल्कुल डरावने नहीं लगते, बल्कि वो तो बहुत अच्छे हैं। हमारी इतनी बड़ी गलती पर भी उन्होंने हमें माफ कर दिया और आज हमारी चोट पर दवा भी लगाई। हमें उन्हें थैंक्स करना चाहिए, पर कैसे? ज़ेरेनिया बिना कुछ देखे घर का दरवाजा खोल अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के सामने दो लोग हाथ बांधे खड़े थे और उसे गुस्से में घूर रहे थे। रावी ने कहा, आपको मैं कब से आवाज दे रही थी, आपने क्यों नहीं सुनी? रावी गुस्से में धैर्य को देख रही थी। जब से धैर्य घर में आई थी तब से वो खोई हुई थी। रावी कब से उसे आवाज दे रही थी, पर वो सुन ही नहीं रही थी। इसीलिए दोनों जाकर उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़े हो गए। धैर्य ने थोड़ी सुस्त आवाज में कहा, हम थोड़ा थक गए हैं, हमें माफ कर दो। रावी अभी कुछ कहने वाली थी, तभी वीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठीक है मम्मा, आप आराम कीजिए, और सामने से हट गई। धैर्य ने दोनों के सर पर हाथ रखा और अपने कमरे में चली गई। रावी ने वीरा का हाथ झटका और कहा, तुमने मुझे मम्मी से बात क्यों नहीं करने दी? वीरा ने कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ किचन में ले गई। फिर उसके वहां जाकर फ्रीज में से दूध निकाला और गर्म करने लगी। रावी अभी भी गुस्से वीरा को ऐसे ही देख रही थी। तभी उसने देखा कि वीरा ने एक गिलास में दूध निकालना उसमें हल्दी मिलाने लगी। फिर उसके साथ ही उसने ग्रीन कलर की छोटी सी बोतल कैबिनेट से निकाली और उसे भी उस दूध में मिला दिया। रावी, जो अब तो थोड़ी चिढ़ी हुई थी, जब उसने वीरा को यह करते देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, दी, क्या बात क्या है? वीरा वह दूध का गिलास धैर्य के कमरे में ले जाते हुए कहने लगी, उन्हें चोट लगी है। यह सुनते ही रावी धैर्य के कमरे में भागकर गई और धैर्य, जो अपने लिए अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, उसके पैरों को गले लगाते हुए कहने लगी, मम्मा, आपको चोट लगी है, आपने बताया क्यों नहीं? धैर्य एक पल के लिए हैरान हो गई। फिर उसने नीचे झुककर रावी के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, ज्यादा नहीं लगी है और हमें दर्द भी नहीं हो रहा है। तब तक वीरा कमरे में आ चुकी थी। वीरा के हाथ में दूध का गिलास देखकर धैर्य ने मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, हम नहीं पिएंगे। वीरा ने घूर कर अपनी मम्मी को देखा और कहा, मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। और फिर दोनों ने उसे पलंग पर बैठाया और जबरदस्ती वह दूध का गिलास उसे पीने पर मजबूर किया। धैर्य ने लाचारी से अपने सामने बैठी उन दो लड़कियों को देखा और फिर अपने सामने रखे उस दूध के गिलास को। वीरा धैर्य की चोट को देखते हुए कहने लगी, देखने से खाली नहीं होगा, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। धैर्य हार मानते हुए उस दूध के छोटे छोटे सिप लेते हुए उसे खत्म करने लगी और वीरा ने उसे कंबल उड़ाया
और सोने का कहकर बाहर आ गई। बाहर रावी ने वीरा से पूछा, आपको कैसे पता चला मम्मी को लगी है? वीरा ने धीरे से कहा, मैंने उनके हाथ में जो बैंडेज देख ली थी, और तुम जानती हो कि उन्हें पहले से ही ब्लड की कमी है, और चोट के कारण जो उनका ब्लड लॉस हुआ होगा, उससे ही उन्हें वीकनेस हो रही है। फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगी, मैंने उन्हें दवाई दे दी है। फिर उसने गौर से रावी को देखा और कहा, क्या शिव ने बताया? रावी ने ना में सिर हिलाया और कहा, वह डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहा है। वीरा ने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, मतलब अब हमें खुद ही बात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ उसी पुरानी खंडहर बिल्डिंग में एक सफेद कलर के बड़े से कमरे में एक आदमी को टेबल पर बांधकर रखा गया था। उसके सामने दो आदमी खड़े हैं जिनके हाथों में कुछ सामान था। वायु सामने की सीट पर बैठा था। उसने दो शब्द कहे, सच बोलो। उस आदमी चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा? भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। वायु उठते हुए कहने लगा, मैं दूसरा मौका नहीं देता। फिर उन दो आदमी को कुछ इशारा करके बाहर जाने लगा। उन दोनों आदमियों ने अपने हाथ में पकड़ी बड़ी बड़ी किल उन लोगों ने उस आदमी की हथेलियों में रखकर हथौड़े से ठोकना शुरू कर दिया। उस आदमी की चिख कुछ पूरे कमरे में गूंजने लगी। वायु रुका और बिना पीछे मुड़े कहने लगा, तुमने उस पेंटिंग को गिराने की कोशिश की जहां मेरी मां खड़ी थी, और तुम्हारे कारण मेरे सबसे खास इंसान को चोट लगी है। जिस पेंटिंग की कील तुमने डीली की थी, अब वही कील तुम अपने हाथों से निकालो। ये कहते हुए वह बाहर चले गए हैं। अंदर जो दो आदमी खड़े थे, उन्होंने एक एक करके अपने हाथ में रखी सारी किलें उस आदमी के शरीर में लगा दी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वायु बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। उसके सामने अभी भी धैर्य का दर्द बना चेहरा आ रहा था, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह उस इंसान को नहीं छोड़ने वाला था जिसकी वजह से धैर्य को चोट लगी थी। थोड़ी देर बाद करण वहां आया। वायु ने कहा, बोलो। करण ने कहना स्टार्ट किया, सर, ये मनोज भाटिया के बेटों ने किया है, जिसने पहले हर्ष को किडनैप किया था। वायु ने कहा, मार डालो उनको। और फिर उसने कहा, क्या तुमने वो किया? करण ने कहा, यस सर, मैंने मिस निशा को वार्निंग दे दी है। वायु ने कुछ नहीं कहा। करण वायु की कई बातें उसके बिना कहीं समझ जाता था। उसे ऐसे ही वायु की परछाई नहीं कहा जाता है। वायु भी जानता था कि करण ने निशा को ऐसी ही कोई वार्निंग नहीं दी होगी। उसने जरूर वह किया होगा जो डिजर्व करती है। राजवंश हवेली, निर्मला देवी का कमरा। कमरे में निर्मला देवी और कृपा जी एक दूसरे के सामने बैठी थीं। दोनों के चेहरे पर अजीब से भाव थे। कृपा जी ने कहा, माँ, आपको क्या लगता है? निर्मला देवी उन्हें देखते हुए कहने लगी, अभी कुछ कह नहीं सकते, हमें थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहिए। कृपा जी ने कहा, माँ, वैसे एक आइडिया है। ये कहते हुए कृपा जी की आंखों में चमक थी। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ का घर। सिद्धार्थ एक छोटे बच्चे की तरह सोफे के कोने में बैठा था और अपने सामने बैठी उन दो खतरनाक शेरनियों को देख रहा था, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थीं। निर्मला देवी ने कहा, हम सिर्फ एक बार कहेंगे, और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो याद रखिएगा, जिस दिल का इलाज आप करते हैं, हम उसे बाहर निकाल देंगे। आज भी निर्मला देवी की आवाज में इतना रोब था कि कोई भी कांप जाए, और हमारा सिद्धार्थ वैसे ही थोड़ा नाजुक था। उसने कहा, दादी सा, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने क्या किया? आप तो मुझे ऐसे डांट रही हैं जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। कृपा जी ने कहा, सच बता दोगे तो तुम्हारा खून नहीं होगा। अब तो सिद्धार्थ की हालत खराब होती जा रही थी। उसने मन में कहा, क्या यह वायु कम था? उसकी माँ और दादी भी मुझे यहां परेशान करने आ गईं। भगवान, तुम मुझे बचा लो। निर्मला देवी ने कहा, हमें जानना है कि वह लड़की कौन है। यह सुनते ही सिद्धार्थ के हाव भाव बदल गए। निर्मला देवी और कृपा, जो ध्यान से सिद्धार्थ का चेहरा ही देख रहे थे, उन्होंने उसके चेहरे पर बदलते भावों को नोटिस कर लिया, और अब उन्हें पक्का हो गया था कि जरूर कुछ बात है। निर्मला देवी ने फिर कहा, हम दोबारा नहीं पूछेंगे। सिद्धार्थ का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे वह किसी भी पल बेहोश हो सकता हो। उसने कहा, दादी सा, मैं सच में कुछ नहीं जानता। आपको पता तो है,
वैसे भी वायु एक ऐसी किताब है जिसे कोई नहीं खोल सकता। और आप कैसी कह सकती है कि मुझे कुछ पता होगा? मुझे किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। ये सारी बातें वो ऐसे कह रहा था जैसे उसे सच में कुछ ना पता हो। निर्मला देवी ने अपना फोन निकाला और कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ वैसे भी मुझे कह रही थी कि तुम्हें जल्दी शादी करने की जरूरत है। अब तो मेरा पोता नहीं कर रहा तो मैं तुम्हारी करा देती हूँ। सिद्धार्थ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देख रहा था और वह अपने दोस्त को धोखा भी तो नहीं दे सकता था। जब निर्मला देवी ने देखा कि सिद्धार्थ हार नहीं मान रहा है तो उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने हेमंत को आवाज दी जो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। हेमंत अंदर आया और सिद्धार्थ को पकड़कर खड़ा हो गया। निर्मला देवी ने अपने हाथ में एक इंजेक्शन लिया और सिद्धार्थ को लगाने लगी। सिद्धार्थ रोते हुए कहने लगा, दादी सा, ये इंजेक्शन नहीं। सिद्धार्थ अच्छे से उस इंजेक्शन के बारे में जानता था। अगर किसी को वह लगा दिया जाए तो उस इंसान को 3 दिन तक इतनी बुरी खुजली होती थी। उसका पूरा शरीर लाल पड़ जाता था और वह निशान भी बहुत मुश्किल से जाते थे। उसने हार मानकर कहा, अच्छा बताता हूँ, छोड़ो। हेमंत ने निर्मला देवी की तरफ देखा। निर्मला देवी ने अपनी गर्दन हिला दी। फिर सिद्धार्थ, निर्मला देवी और कृपा जी साथ में सोफे पर बैठे थे और सिद्धार्थ ने उन्हें बताना शुरू किया। थोड़ी देर बाद निर्मला देवी और कृपा जी राजवंश हवेली के लिए निकल गए। उनकी कार को जाता देख सिद्धार्थ वहीं जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा, अगर वायु को पता चला कि मैंने क्या किया है, वह तो पक्का मुझे जहर का इंजेक्शन दे देगा। यह सोचते हुए वह बैठे बैठे ही सो गया। धैर्या की जब सुबह नींद खुली तो उसने देखा वीरा और रावी उसके पास ही बैठे थे। वीरा ध्यान से धैर्या की चोट को देख रही थी और रावी उसके सर पर हाथ रखकर सो रही थी। धैर्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से रावी को अच्छे से लेटाया और मुड़कर देखा कि वीरा खड़े होकर उसकी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रही है। धैर्या ने कहा, अरे, ये ठीक है, ज्यादा नहीं लगा है। वीरा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे कपड़े लेकर नहाने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वीरा और रावी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि धैर्या किचन में कुछ बना रही है। वीरा ने अपनी आंखें छोटी करके सामने देखा और कहा, मम्मा, खाना क्यों बना रही है? क्या उन्हें नहीं पता कि हमने पहले ही बना लिया है? रावी ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, चलकर देखते हैं। उन्होंने देखा कि धैर्या ने एक और टिफिन पैक करके रखा था। रावी ने वीरा के कान में कहा, आपको क्या लगता है, मम्मा को कुछ पता तो नहीं चल गया? वीरा ने कहा, ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। तभी उनके कानों में धैर्य की आवाज आई, नाश्ता कर लीजिए और स्कूल जाइए। तीनों ने नाश्ता किया और वीरा और रावी स्कूल चले गए। राजवंश कारपोरेशन। धैर्य अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी, पर उसकी नजर अपने सामने रखे टिफिन बॉक्स पर थी और वह अपनी उलझी हुई आंखों से बार बार उसे देख रही थी। उसने खुद से कहा, शायद हमें ये नहीं करना चाहिए, और फिर अपने सर झटक कर वापस काम करने लगी। लंच टाइम में कैंटीन में धैर्य जानवी के साथ बैठी थी। जानवी धीरे धीरे अपना खाना खा रही थी और लगातार बोले जा रही थी। धैर्य का ध्यान तो कहीं और ही था। तभी उसके कानों में जानवी की आवाज आई, यार, मैंने सुना कि कल सर ने किसी लड़की की मदद की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुझे पता है, सर को आज तक किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया। साथ देखने तो दूर की बात है, कोई लड़की अगर उनसे बात करने की कोशिश भी करे तो वो कहाँ गायब हो जाती, किसी को पता नहीं चलता था। धैर्या ने चौंक कर जानवी को देखा और कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जानवी ने कहा, तुम अभी आई हो ना, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। सर को नफरत है कि कोई उन्हें उनके नाम से पुकारे और उनके करीब आए। बिजनेस वर्ल्ड में हर एक बिजनेसमैन सर से डरता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी सर के सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते। लोगों का तो कहना है कि ही अगर कोई उनके खिलाफ जाता है तो उसे सिर्फ मौत मिलती है। इसीलिए ऑफिस में भी सब उनसे बहुत डरते हैं। धैर्या ने कहा, पर हमें तो बिल्कुल डरावने नहीं लगते। आप सबको गलतफहमी है। ये कहते हुए उसने अपना टिफिन पैक किया और वापस अपने काम की तरफ जाने लगी। कैंटीन सेकंड फ्लोर पर थी और धैर्या का काम 8वें फ्लोर पर। उसके हाथ में अभी भी वह टिफिन था। अनजाने में उसने 30वें फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाजा खुलने पर जब उसने सामने देखा
तो उसे पता चला कि वह अपने सर की ऑफिस आ गई है और वह ध्यान से बाहर देख रही थी। वहां एक भी एम्प्लॉय नहीं था और ना ही कोई आसपास दिख रहा था, जैसे यह जगह सिर्फ सर के लिए ही हो। ये सोचते हुए वह वायु के केबिन के दरवाजे तक पहुंच गई। कुछ सोचकर वो पीछे मुड़ी और वापस जाने लगे कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। करण ने पीछे से उसे आवाज दी, मैम अंदर आ जाइए। धैर्य मुड़ी और अपना सर झुकाकर कहने लगी, वह हम हम गलती से आ गए थे, हम जाते हैं। ये कहते हुए वो जाने लगी कि तभी करण ने फिर से कहा, वैसे भी लंच टाइम है, आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए। ये कहते हुए उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। अब धैर्य को अंदर जाना ही पड़ा। उसने देखा, अंदर वायु सोफे पर बैठा है और उसका एक हाथ उसके सर के पीछे है। उसका चेहरा थोड़ा थका लग रहा था। धैर्य वहां जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही वायु के कानों में धैर्य की पायल की आवाज आई, उसने अपने सर से हाथ हटाकर सामने देखा और धैर्य को देखकर उसके चेहरे के परेशानी के भाव अचानक गायब हो गए। जब धैर्य केबिन में आई तो वायु ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर अचानक से एक सुकून दिखने लगा। सिद्धार्थ जो वायु के पास ही बैठा था, उसने मुंह बनाते हुए मन में सोचा, सच में यह आदमी आखिर क्या चीज है। अभी थोड़ी देर पहले इसका एक बेस बर्बाद हो गया है। इसके रायवलस ने बम लगाकर वह जगह उड़ा दिया, जिसके कारण यह थोड़ी देर पहले उन लोगों को जान से मार देना चाहता था और किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। और अब से ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई फरिश्ता है। तभी उसे धैर्य की आवाज सुनाई दी, हम हम गलती से आ गए। वायु ने उसे देखा और कहा, सच में तुम टिफिन लेकर यह गलती से आ गई? वायु की नजर धैर्य के हाथ में पकड़े टिफिन पर ही थी। धैर्य ने कहा, वो हम कल के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहते थे, इसीलिए हम ये लाए हैं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे कर दिया। तीनों लड़के उसे ही देख रहे थे। धैर्य को जब सबकी नजर अपने ऊपर महसूस हुई तो वह अपना हाथ पीछे लेने लगी कि तभी उसने देखा कि एक सुंदर से हाथ ने उससे वो टिफिन ले लिया। उसने ऊपर देखा तो वायु गंभीरता से उस बॉक्स को देख रहा था। धैर्य कुछ कहती, इसके पहले ही वह उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। धैर्य वैसे ही उसी जगह खड़ी रही। तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, तुम्हें भी बैठना चाहिए। धैर्य हिचकिचाने लगी। आखिर वह अपने बॉस के साथ लंच करने कैसे बैठ सकती थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, प्लीज बैठ जाओ। धैर्य हार मानकर बैठ गई। वायु ने जैसे ही उसे खोला, खाने की खुशबू केबिन में फैल गई। सिद्धार्थ ललचाई नजरों से उस टिफिन को देख रहा था। उसने देखा उसमें मलाई कोफ्ता रोटी और मूंग दाल का हलवा था। उसने कहा, वायु तो यह सब नहीं खाता। ये सुनते ही धैर्य का मुंह उतर गया। वह कहने लगी, हम वापस ले जाते हैं। तभी सिद्धार्थ कहने लगा, नहीं नहीं, तुम रहने दो, या मैं खा लूंगा। तभी उसने देखा कि वायु उसे घूर कर देख रहा है। वायु ने कहा, करण। करण जो कि पीछे ही खड़ा था, वह खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद अपने साथ एक क्रोकरी सेट लेकर आया। उसने सारी प्लेट टेबल पर अरेंज की। वायु ने उस टिफिन से अपनी प्लेट में खाना लिया और कहा, मैं खा लूंगा। ये कहते हुए वह खाना खाने लगा। सिद्धार्थ मुंह खोले वायु को देख रहा था। उसने मन में कहा, भाई, तेरे अंदर मेरे दोस्त की आत्मा तो रही नहीं, तू इतना कैसे बदल सकता है। मैंने कभी तुझे ये सब खाते नहीं देखा। अब तो तू ऐसे खा रहा है जैसे रोज ही खाता हो। तभी उसने देखा कि धैर्य के हाथ में एक और टिफिन है। उसने कहा, धैर्य, क्या मैं आपको धैर्य बोल सकता हूं? धैर्य ने मुस्कान के साथ कहा, जी जरूर। तो सिद्धार्थ ने कहा, आपके हाथ में दूसरा टिफिन क्या कर रहा है? धैर्य ने अपने हाथों की तरफ देखा और कहा, वह हमने भी लंच नहीं किया है। वायु ने अपना सिर उठाया और कहा, तो लंच कर लो। उसकी आवाज में कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। ऐसा लग रहा था वह आर्डर दे रहा हो। धैर्य मना तो करना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने धीरे से वह बॉक्स खोला। सिद्धार्थ उसके बॉक्स में ही झांक रहा था। उसने देखा उसमें बहुत कम मसाले वाला खाना था, जैसे बीमार लोगों का हो। सिद्धार्थ ने कहा, तुम ऐसा खाना क्यों खा रही हो? धैर्य ने मुंह बनाकर टिफिन देखा और मन कहा, हमें भी नहीं पता ये दोनों हमें ऐसा खाना क्यों दे रही है आजकल।
जबकि इन्हें पता है हमें तीखा खाना कितना पसंद है और कसम भी दे रखी है कि हम कुछ और नहीं खा सकते। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में हमें ज्यादा मसाले वाला खाना पसंद नहीं है। यह कहते हुए वह मुंह बनाकर खाना खाने लगी। सिद्धार्थ वायु को ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, भाई मेरे लिए थोड़ा छोड़ दे। वायु ने खाना खाते हुए वह टिफिन थोड़ा सा सिद्धार्थ की तरफ खिसका दिया। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी प्लेट में खाना लिया और खाते हुए कहने लगा, वाओ धैर्य, तुमने तो कमाल का खाना बनाया है। मैंने सालों से ऐसा खाना नहीं खाया है। यह कहते हुए वह खाए जा रहा था। करण ने मन में कहा, काश मैं भी टेस्ट कर पाता। धैर्य ने करण की तरफ देखा और कहा, हम आपके लिए भी कल लेकर आएंगे। करण ने एक मुस्कान के साथ सर हिला दिया। धैर्य को वहां थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आखिर कौन ही एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ खाना खाने में कंफर्टेबल होगा, पर पता नहीं उसे इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। उसने मन में कहा, पता नहीं सब सर को इतना बुरा क्यों समझते हैं, हमें तो बिल्कुल बुरे नहीं लगते। यह कहते हुए वह अपना खाना खाते हुए ध्यान से वायु को देख रही थी। जैसे ही वायु ने अपनी नजरें उठाकर धैर्य को देखा, उसने तुरंत अपनी नजरें नीची कर लीं और अपना खाना खाने लगी। सिद्धार्थ झुककर टेबल पर रखे हलवे के बॉक्स को उठा रहा था। तभी उसे धैर्य के टिफिन से एक अजीब सी स्मेल आई, जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने मूंग दाल का हलवा अपनी प्लेट में लिया और खाते हुए ध्यान से धैर्य के टिफिन में देखने लगा। उसने कहा, धैर्य, क्या तुम्हारे टिफिन में जो थोड़ी सब्जी है, क्या तुम मुझे दोगी? धैर्य ने अपना टिफिन उसकी तरफ कर दिया। वायु बहुत ध्यान से सिद्धार्थ को देख रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। सिद्धार्थ ने वह सब्जी थोड़ी सी खाकर देखी और अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और ज्यादा गंभीर लग रहे थे। पर उसने तुरंत ही वह अपने चेहरे से हटा दिए और हंसते हुए कहने लगा, यार, सच में काश मैंने तुम्हारी मदद की होती तो मुझे रोज ऐसा खाना मिलता। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके लिए कभी कभी बनाकर ला सकते हैं। करण दूर से उन तीनों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि तीनों एक परिवार है। यह ख्याल आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बॉस इस लड़की के पीछे इतने सालों से थे और आखिरकार आज वह उनके साथ थी। भले ही थोड़े पल के लिए, पर कुछ समय बाद जरूर हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लेंगे। खाना हो जाने के बाद धैर्य कहने लगी, हम चलते हैं, लंच टाइम खत्म हो गया है। सर, आपको एक और बार शुक्रिया। यह कहते हुए उसने वह टिफिन्स बंद किए और लेकर चली गई। उसके जाने के बाद वायु वापस अपने लैपटॉप के पास बैठकर काम करने लगा। जब धैर्य नीचे पहुंची तो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। जानवी उसके पास आकर कहने लगी, कहाँ थी तुम इतनी देर से? और तुम बॉस के केबिन में क्या कर रही थी? यह तो पूछ रही गलत होगा, तुम वहां पहुंची कैसे? पर क्या तुम्हें नहीं पता वहां किसी को जाना अलाउड नहीं है? वहां सिर्फ करण और बॉस की फैमिली ही जा सकती है, वह भी तब जब बॉस वहां हो। धैर्य ने हैरान होकर जानवी को देखा और कहा, पर हम तो वह कई बार जा चुके हैं और हमें किसी ने नहीं रोका। जानवी उसे समझाते हुए कहने लगी, देखो धैर्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ नई हो, इसीलिए तुम्हें नहीं पता सर को नफरत है कि कोई उनके सामान को हाथ लगाए या उनके केबिन में बिना पूछे आए। यहाँ तक कि उनका खाना भी वर्ल्ड के बेस्ट शेफ बनाते हैं, और वह जब तक अच्छे से चेक ना हो वह सर को नहीं दिया जाता है। एक बार गलती से शेफ ने खाने में कोई गलती कर दी थी तो बॉस ने उसे 3 दिन तक भूखा रखा था और फिर उसे लगातार 5 दिनों तक स्पाइसी खाना खिलाया गया था, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। सर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके खाने के साथ भी कोई गलती हो। मैंने तो सुना है उनके घर में भी उनके लिए उनके पर्सनल शेफ खाना बनाते हैं। जानवी ने देखा कि धैर्य उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उसने कहा, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी, बस अपने काम पर ध्यान दो। ये कहते हुए वह वहां से चली गई। पर धैर्य सोच रही थी कि अभी जो कैबिनेट में हुआ वह क्या था। वायु के केबिन में सिद्धार्थ कब से अपनी सोच में गुम था। तभी उसके कानों में वायु की आवाज आई, क्या बात है? सिद्धार्थ उठा और उसके पास वाली चेयर पर बैठकर कहने लगा, उसका खाना, तेरी एंजेल की खाने में कुछ गलत है। जैसे ही वायु के कानों में यह बात पड़ी, उसने अपना सर उठाकर सामने देखा। सिद्धार्थ से बहुत गंभीर दिख रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, उसके खाने में कोई बहुत स्ट्रांग मेडिसिन मिली थी। यह सुनते ही वायु के चेहरे के भाव बदल गए। सिद्धार्थ ने आगे कहा,
मैं यह तो नहीं पता कर पाया कि उस मेडिसिन की क्या प्रॉपर्टीज है, पर ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वह कोई बहुत स्ट्रांग मेडिसिन है। लेकिन आखिर धैर्य ऐसी मेडिकल क्यों ले रही है? तेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो वह अकेली रहती है। तो जाहिर सी बात है, खुद का खाना वह खुद ही बनाती होगी। अब वह खुद के खाने में तो मेडिसिन नहीं मिलाएगी। अगर उसे कोई मेडिसिन लेनी होगी, तो वह अलग से भी ले सकती है। वायु, मेरी बात ध्यान से सुन। कुछ दिनों बाद उसे फिर खाना लाने को कह, मैं जानता हूँ। ये तेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर उसके टिफिन से कुछ खाना सैंपल के लिए ले। सिद्धार्थ वायु के प्यार को कुछ होने नहीं दे सकता था। उसने देखा है, इन 6 सालों में उसे तड़पते हुए, अगर उसे पता होते हुए भी कि कुछ गलत हो रहा है, वह कुछ नहीं कर पाया, तो यह उसके लिए सबसे बड़ी हार होगी। देहरादून पब्लिक स्कूल। रावी और वीरा लंच टाइम में लाइब्रेरी में बैठे थे। रावी ने कहा, दी शिव भैया ने मीटिंग फिक्स कर दी है। वह डॉक्टर हमसे बात करने को तैयार है। बस, वो या तो वीडियो कॉल या फिर फोन पर बात करेगा। वीरा ने शेल्फ में बुक ढूंढते हुए कहा, अच्छी बात है। मुझे भी उससे फेस टू फेस नहीं मिलना। रावी ने परेशान होते हुए कहा, दी आपको क्या लगता है वह मानेगा? वीरा ने बुक लेकर बैठते हुए कहा, लेट्स टॉक, उसके बाद ही कोई रिजल्ट आएगा। आस्यूम करके कुछ फायदा नहीं है। वीरा भले ही ऊपर से कितना भी दिखा रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे भी काफी टेंशन हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह लोग वापस क्लास में आ गए। जैसे ही वह लोग अपनी बेंच पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके बैग का सारा सामान गायब था। ये देखकर वीरा की आंखें छोटी हो गईं। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। उसने क्लास के कोने में रखे डस्टबिन को देखा और उस तरफ चले गई। उस डस्टबिन में वीरा और रावी की सारी बुक और कॉपी पढ़ थे। दोनों के टिफिन भी उसी में थे। रावी को काफी गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ये किसने किया है? हिम्मत है तो सामने आओ। वहां सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। जैसे ही उनके कानों में रावी की आवाज पड़ी, उन्होंने उसे देखकर कहा, हमें क्या पता, तुम्हें अपना सामान ढंग से रखना नहीं आता? रावी आगे भी कुछ कहने वाली थी, पर वीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बाहर जाते हुए कहा, उन लोगों से बात मत करो, हम प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे। जैसे ही बच्चों ने यह सुना, उनका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उन सब एक छोटी लड़की बोली, तुम्हें क्या लगता है ये हमने किया है, और तुम प्रिंसिपल सर को क्या बोलोगी? वीरा मुड़ी और उसने कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। प्रिंसिपल सर चेक कर लेंगे किसने किया है। ये कहते हुए वह बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस में एक तरफ रावी और वीरा खड़े थे और दूसरी तरफ 5 बच्चे। प्रिंसिपल काफी परेशान दिख रहा था। उसने कहा, तुम सबने इन दोनों का सामान क्यों फेंका? वो सारे बच्चे अभी भी घमंड में थे। उनमें से एक आगे आया और उसने कहा, तो आप हमें सजा देंगे। अब प्रिंसिपल कहता ही क्या? आखिर वह राजवंश खानदान के खिलाफ कैसे जा सकता था? उसने अपने सिर से पसीना पोंछा और रावी और वीरा को देखने लगा, जो बिल्कुल शांत खड़ी थी। तभी वहां कोई औरत आई जो काफी गुस्से में लग रही थी। उसने प्रिंसिपल से कहा, मेरे बेटे को यहां बुलाने की हिम्मत किसने की? वो घूर कर उस प्रिंसिपल को देख रही थी। तभी एक लड़का आगे आया और उसने कहा, मॉम, ये वो लड़कियां हैं जिनके कारण हमें यहां बुलाया गया है। उस औरत ने सामने खड़ी उन लड़कियों को देखा। एक पल को तो वो हैरान रह गई, पर फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? रावी बोली, आपके बेटे ने हमारा सारा सामान फेंक दिया। औरत ने कहा, तो क्या ये लो पैसे और जाओ यहां से। ये कहकर उसने एक नोटों का बाटल उनके पैरों के पास फेंक दिया। जैसे ही वीरा ने यह देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने अपना सिर उठाया और घूर कर उस औरत को देखा। उस औरत ने जब वो आंखें देखी तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वह नीचे गिर गई। प्रिंसिपल आगे आया और उसने कहा, मिस ज्योति, उठिए। हाँ, वो ज्योति ही थी। ज्योति अभी भी उन आंखों को ही देख रही थी। तभी वीरा ने वह पैसे उठाए और ज्योति की ओर आने लगी। उसके वह छोटे छोटे कदम ज्योति का दिल भारी कर रहे थे। उसने मन में कहा, आखिर क्यों ये आंखें और चेहरा ऐसा क्यों है? तभी उसके कानों में वीरा की आवाज आई। उसने कहा, मिस, आपको ये पैसे ले लेना चाहिए। कोई नहीं जानता आपके पास कब इसकी कमी हो जाए। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी।
ज्योति को वो आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उसका दिल एक पल को कांप उठा। उसने अपने हाथों में रखे पैसों को देखा, फिर उस दरवाजे को जहां से रावी और वीरा चले गए थे। तभी उसे प्रिंसिपल की आवाज आई, मिस ज्योति, हम सब ठीक कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। ज्योति ने हर्ष की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं, ध्यान से पढ़ना और अगर कोई कुछ कहे तो अपना नाम बता देना, हर्ष राजमवश। ये कहकर वो प्रिंसिपल को घूरते हुए चले गई। राजवंश कारपोरेशन। धैर्य अपने डेस्क से अपना काम समेट कर जाने लगी। वो थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए ऑफिस में कम लोग थे। जब वो बाहर जाने लगी तो उसका फोन वहीं छूट गया था, पर वो जल्दी जल्दी में निकल गई। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि घर में बहुत शांति थी। वह वीरा और रावी के कमरे की तरफ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह हैरान रह गई। जवेरी एंटरटेनमेंट कंपनी। राघव अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी उसके केबिन में ज्योति आई। राघव ने सिर उठाकर देखा और अपने सामने ज्योति को वो देखकर हैरान हो गया। उसने कहा, तुम यहां कैसे? राजवंश खानदान में आने के बाद ज्योति से जो पैसे राघव लेता था, उससे उसने अपनी खुद की एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोल ली थी, जो काफी अच्छी चल रही थी। ज्योति उसके सामने बैठी और पास ही रखा पानी का गिलास पूरा पी गई। फिर उसने कहा, आज एक बहुत अजीब चीज हुई। राघव ने गंभीरता से उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? ज्योति ने कहा, मैं हर्ष के स्कूल गई थी। शायद उसने किसी को परेशान कर दिया था, पर जैसे ही मैंने उन दो लड़कियों को देखा जिसे हर्ष ने परेशान किया था, मैं हैरान हो गई। उनका सिर नीचे होने के कारण मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, तुम बिलीव नहीं करोगे मैंने क्या देखा? राघव ने चिढ़कर कहा, ज्योति सीधे सीधे बताओ, क्या हुआ है? ज्योति ने कहा, राघव, वह बिल्कुल वायु की तरह थी। दोनों की दोनों, खास करके उनकी आंखें। राघव एक पल के लिए अपनी जगह जम गया और फिर उसने कहा, यह कोई गलतफहमी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि तुम जो सोच रही हो वैसा है। और जहां तक मुझे लगता है उस लड़की ने वह बच्चा नहीं रखा होगा। ना, उसकी एज बहुत कम थी। अगर उसकी फैमिली को पता चला भी होगा तो उन्होंने जरूर उसका अबॉर्शन करवाया होगा। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो और इधर आओ। ये कहकर उसने ज्योति को अपनी बाहों में ले लिया, पर ज्योति का दिमाग अभी भी उन आंखों को ही याद कर रहा था, जो बिल्कुल उन कठोर आंखों की तरह थीं, जो वायु के पास है। राजवंश कॉरपोरेशन। सिद्धार्थ वायु के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भाई, देख, मेरे हाथ में क्या है? वायु ने बिना किसी इंटरेस्ट के कहा, मुझे नहीं जानना। सिद्धार्थ मुंह बनाते हुए कहा, यार एक बार देख तो ले, मेरे हाथ में तेरी एंजल का फोन है। वायु ने तुरंत सामने देखा। सिद्धार्थ के हाथ में एक पुराना सा ब्लैक कलर का फोन था और सिद्धार्थ उसे अजीब तरह से देख रहा था। उसने कहा, तुझे नहीं लगता? ये बहुत ज्यादा पुराना है। देख, इसका तो टचपैड भी काम नहीं कर रहा। वायु खड़ा हुआ और उसके पास जाने लगा। ये देखते ही सिद्धार्थ टेबल के दूसरे हिस्से पर चला गया और उसने कहा, तुझे क्या लगता है ये तुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा? भूल जा रे, ये तेरी एंजल का फोन है पक्का। इसमें उसके बॉयफ्रेंड का नंबर होगा। अब वायु आग बबूला होने लगा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, सिद्धार्थ, मैंने कहा मुझे दे दे। सिद्धार्थ ने कहा, ओहो, इतनी बेचैनी। तभी धैर्य के फोन पर एक मैसेज आया। सिद्धार्थ ने वह मैसेज खोला और पढ़ने लगा। आप अभी तक घर क्यों नहीं आई? ये उसने थोड़ा जोर से कहा था। तभी उसने देखा कि वायु उसके सामने ही खड़ा था। वह उस फोन को देखने में इतना बिजी हो गया था कि उसका ध्यान ही नहीं रहा कि वायु उसके पास आ गया है। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा था। उसने वह फोन टेबल पर रखा और केबिन से भागते हुए कहा, यार, मैं तो बाहर ही जा रहा था। मुझे उसके डेस्क पर यह मिला। मैंने चोरी थोड़ी किया है, जो तुम मुझे ऐसे देख रहा है। अभी गोली मार देगा। यह कहते हुए वह भाग गया। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी पॉइंट चैनल पर।